अगर किसी सेक्शन में विरोध है तो शायद उनको यूनिफॉर्म सिविल कोड की समझ नहीं है। We are equal before law. Right to equality has to be given to everybody. मुझे नहीं लगता कि इससे किसी को नुकसान है और न ही किसी को आपत्ति है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल उत्तराखंड की असेंबली में पेश हो चुका है और उसके बाद इसे लेकर जगह जगह विचार मंथन भी हो रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में और इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ता इस विषय में क्या कहते हैं उनसे बात करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे इसका जो विरोध हो रहा है उसका जो आधार है वो कितना जायज़ है। विरोध हो रहा है, पहली बात इस पे मैं बहुत सहमत नहीं हूँ, लेकिन अगर किसी सेक्शन में विरोध है तो शायद उनको यूनिफॉर्म सिविल कोड की समझ नहीं है और उनको ये भी आइडिया नहीं है कि हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा डायरेक्टिव है जिसको कि सरकार बाध्य थी लाने के लिए। समय लगा, शायद इतने बड़े देश में डाइवर्सिटी इतनी है कि उसमें थोड़ा टाइम लग सकता था। अब उत्तराखंड में इंट्रोड्यूस किया गया है तो नॉर्मली पहले हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या चीज़ें गवर्न होंगी। जी। यूनिफॉर्म सिविल कोड सक्सेशन में, गिफ्ट में, मैरिज में, यानी वो सिविल लॉज जहाँ पे कि बेसिक राइट्स आदमी के डिटरमाइन होते हैं, इनहेरिटेंस के राइट्स हैं, मैरिज के हैं, उनमें अगर जो है बहुत विविधता होगी तो वो शायद देश के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि विविधता जो है वो क्रिएट करती है अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स। और यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी शायद उसने उस समय ये समझा कि हाँ 47 में 50 में इसको लागू कर पाना संभव नहीं है, लेकिन कंसेप्ट उस समय था और उसको लागू करने की मंशा थी, इसीलिए उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में डाल दिया गया। अब ये उत्तराखंड में मैं ये मानता हूँ कि ये टेस्ट केस में एक छोटा स्टेट है जहाँ पे कि टेस्ट केस है और यूनिफॉर्म सिविल कोड मैं मान रहा हूँ कि ये फॉर्मेलिटी है, पास हो ही जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड से जो फ़ायदा है वो ये है कि महिलाओं को जो अधिकार हैं वो समान रूप से हर वर्ग की महिलाओं को, हर धर्म की महिलाओं को मिलेंगे। मैं ये जरूर मानता हूँ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मिज़ोरम के लिए, नागालैंड के लिए कुछ विशेष प्रयोजन किए गए हैं, कुछ जहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी, उनको शायद संशोधित करना भी संभव नहीं होगा। तो ये तो मैं नहीं समझ पाता हूँ कि पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा, लेकिन देश के बड़े भाग में अधिकार एक मेरे ख्याल से मेजर पोर्शन में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा भी और होना चाहिए भी। कॉन्स्टिट्यूशन अगर जो है सारे हर व्यक्ति पर लागू है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लागू हो सकता है। ये कहना कि नहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग होना चाहिए, हिंदू पर्सनल लॉ अलग होना चाहिए, किसी और के पर्सनल लॉ, ये शायद जिस समय की मांग थी अब समय बहुत आगे बढ़ चुका है। और जहाँ तक मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात है तो मेरा जो भी जानना है वो ये है कि विभिन्न मुस्लिम देशों में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड ही हैं और कोड हाँ, तो ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप ये कह सकते हैं कि कुरान की मान्यताओं के खिलाफ है। मैं ये नहीं समझता हूँ कि मुसलमान धर्म में कहीं ये है कि महिला का सम्मान नहीं होना चाहिए, महिला को अधिकार नहीं मिलने चाहिए। और अगर किसी को ऐसा लगता है तो मैं ये मानता हूँ कि वो जो है मेडिवल एजेस में जा रहा है। समय के साथ आदमी को आगे बढ़ना पड़ेगा और समय की मांग है कि अब यूनिफॉर्म सिविल कोड राष्ट्र में लागू होना चाहिए। सर, पर्सनल लॉ की जो बात कही जाती है, क्या इसके साथ में सामंजस्य कैसे बैठेगा? पर्सनल लॉ देखिए जो धर्म से संबंधित है, पर्सनल लॉ धर्म का विषय पहले उसकी कल्पना दूसरी थी, लेकिन एक सभ्य समाज में जो शिक्षित समाज है वहाँ अधिकारों का जो एक इशू है वो बहुत महत्वपूर्ण है। सबके समान अधिकार, एक मानव होने के नाते, एक इंसान होने के नाते सबके अधिकारों की समानता, ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक इशू है और ये गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। और इसी परिप्रेक्ष्य में इसको देखा जाना चाहिए कि असमानताएं एक जैसे मामलों में क्यों रहें। धर्म एक व्यक्तिगत विषय हो सकता है, होना चाहिए, उसको आपके नागरिक अधिकारों से, आपके संवैधानिक अधिकारों से और एक व्यक्ति होने के अधिकारों से, जिसको कहते हैं ह्यूमन राइट्स के परिप्रेक्ष्य में इसको अगर आप देखें तो इसमें एक समानता होनी चाहिए। धर्म पे आधारित जो समाज था अब वो एक अलग चीज़ है, व्यक्तिगत इशू है, लेकिन समाज में जो कानून है वो सबके लिए एक समान होना चाहिए। इसके बारे में बहुत ज़्यादा पक्ष इसके साथ है और इसलिए हमको इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए कि जहाँ संविधान की बराबरी की बात हम करते हैं तो वहाँ कानून भी सबके लिए एक बराबर होना चाहिए। जो क्लासिफिकेशन है उसको संविधान परमिट करता है कि जहाँ अलग अलग क्लासेज हैं उनके अलग कानून बन सकता है, लेकिन जहाँ जैसे आईपीसी है वो सब के लिए, उसमें किसी पर्सनल लाइफ को इसमें हस्तक्षेप नहीं है। तो ऐसे जो सिविल अधिकार हैं, दीवानी अधिकार, उत्तराधिकार के हैं और दूसरी चीज़ों के, वो भी अगर एक सम्मान है तो उससे किसी को नुकसान नहीं है, सबको लाभ ही लाभ है। इससे एकता ही बढ़ेगी, समानता बढ़ेगी
और ऐसे जो धर्म के नाम पे जो शोषित वर्ग हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, इनको एक बराबर की स्थिति नहीं दी गई है। जैसे हम मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करें, उसमें बहुत से कानून ऐसे हैं पर्सनल लॉ में जो महिलाओं की स्थिति को उतना बराबरी नहीं देते पुरुषों के बराबर। तो उन सबको महिलाओं को, ऐसी महिलाओं को या उनके समान, जो उनके अधिकारों को पुरुष के अधिकारों के समान लाने में मदद मिलेगी। ये समय की मांग है। जी, सामाजिक विविधता की बात कही जा रही है, डाइवर्सिटी की, क्या इससे प्रभावित नहीं होगी? नहीं, डाइवर्सिटी यूनिफॉर्म सिविल कोड से बिल्कुल प्रभावित नहीं होगी। वैसे साहब तो यही कहते हैं कि आप हिंदू लॉ ला रहे हैं कुल मिलाकर। नहीं, बिल्कुल नहीं। हिंदू लॉ में भी कुछ कुरीतियाँ थी जो ख़त्म करी गई समय के साथ में, कोडिफाइड किया गया हिंदू लॉ को, तो बाकी लॉज को क्यों नहीं। एंड वी आर इक्वल बिफोर लॉ, राइट टू इक्वलिटी हैज़ टू बी गिवन टू एवरीबडी, और वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। तो हम सबको इक्वल मानना चाहिए, और सब कंट्रीज़ में, बाहर हर जगह सब जगह ये होता है, तो इंडिया में क्यों नहीं। तो सबको समान अधिकार देने चाहिए। कोई किसी जाति का या किसी संप्रदाय का है, या वो आदमी है या फीमेल है, उस वजह से तो उसको इक्वल की ना इक्वल नहीं ट्रीट किया जाएगा, ऐसा तो नहीं है। सबको इक्वलिटी देनी ही पड़ेगी। तो इक्वलिटी देने के लिए ये लाना ज़रूरी भी है। जो लोग विरोध कर रहे हैं, क्या केवल सियासी विरोध है, सामाजिक उत्थान की बात नहीं है? ये केवल और केवल जो है अपने राजनीतिक लाभ के लिए, वोट बैंक को जो है इकट्ठा रखने के लिए, वो ऐसी या तमाम ऐसे लोग जो है वोट बैंक को अपना बना के रखना चाहते हैं, वो लगातार इस बात को विरोध कर रहे हैं। जबकि मैं मानता हूं कि किसी भी समुदाय में, किसी भी धर्म में, व्यक्तिगत रूप से आम लोगों में इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर खुशी ही है, किसी का कोई विरोध नहीं है। जी, कुछ लोग समय को लेकर भी आवाज उठा रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव के पहले इस तरह का मुद्दा उठाया गया। देखिए, चुनाव तो हमेशा होते ही रहते हैं, कभी लोकसभा कभी विधानसभा। मेरा मानना ये है कि समाज के जो अपने आप को लीडर बताते हैं, समाज के अगुआ, किसी समाज के हों, किसी धर्म के समाज के, तो उसको पॉलिटिसाइज करते हैं एक ज़बरदस्ती का इशू बनाने के लिए। मुझे नहीं लगता कि इससे किसी को नुकसान है और न ही किसी को आपत्ति है। केवल मुसलमानों को डराने के लिए ये बताया जाता है कि आपके अधिकार छिन जाएंगे, इसलिए वो बार बार कहते हैं कि मुसलमानों का नुकसान है, मुसलमानों का नुकसान है। आम जनता की तरह ही मुसलमान की भी अपनी प्राथमिकताएं वही हैं जो और लोगों की हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, नौकरी, वो इसमें परेशान है और उनको इससे मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी। आपको नहीं लगता कुछ जल्दबाजी में ये कदम उठाया गया? नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता है कि जल्दीबाजी में, पूरा सोच समझ के। क्या इम्पैक्ट होगा सोसाइटी में इसका? सोसाइटी में इसका इम्पैक्ट अच्छा ही होना चाहिए, मेरा मानना है। आपसे जानना चाहेंगे, जेंडर इक्वलिटी की जब बात कही जाती है, तब इस तरह का विरोध एक खास संप्रदाय विशेष से क्यों होता है? इसकी वजह क्या है? ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है एक संवैधानिक आदर्श है। तो जो संवैधानिक आदर्श है वो स्वयं में रूल ऑफ लॉ है। तो वो तो सब नागरिक पर और सारे व्यक्तियों पर समान रूप से लागू है। तो विरोध करना एक फैशन हो गया है। कृत्रिम बात है। कानून की दृष्टि में तो ये आदर्श सब पर लागू है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में सिर्फ यूसीसी नहीं है, उसमें राइट टू एजुकेशन भी है, राइट टू एम्प्लॉयमेंट भी है और राइट टू एम्पावर। तो आप एजुकेशन का अधिकार दे नहीं पा रहे हैं। आप जो है नदियों को शुद्ध नहीं कर पा रहे, इन्वायरमेंट को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। क्या दिक्कत है? इतनी दिक्कत है कि औरतें जलाई जा रही हैं, औरतें जो है भ्रूण हत्या हो रहा है। और ये यूसीसी सीधे भाजपा के हिंदुत्व का एजेंडा है, आरएसएस के हिंदुत्व का एजेंडा है। और ये इसके जरिए आदिवासियों का जो अपना कस्टम्स हैं, जो रिचुअल्स हैं, जो अल्पसंख्यक वर्ग का, क्रिश्चियंस का, जैन का, पारसी का और मुस्लिम समुदाय के जो अपने पर्सनल लॉज हैं, उसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रही है सरकार। तो यूसीसी लागू, वहाँ कोई विरोध नहीं है। हम इस्लामिक देश नहीं, हम जनतंत्र हैं। हमारे पास एक संविधान है। हम किसी मौलाना के फतवे से और किसी पंडित के आदेश से हमारा समाज नहीं चलता। बाबा साहब अम्बेडकर और पंडित राजेंद्र प्रसाद का ये संविधान इस देश को चला रहा है। ये तो महिलाओं के फेवर में ही सारी चीज़ें। देखिए, महिलाओं के फेवर में, ये मैं बहुत दिनों से कह रही हूँ कि यूसीसी जो है अभी आया है, बहुत पहले ही लागू होना चाहिए। जहाँ का मुस्लिम लॉ की बात कर रहे हैं आप लोग, उसमें ऐसा है कि अगर हम ये बात कहें कि ठीक है ये तो महिलाओं के भले के लिए है कि
एक शादी की उम्र हो, प्रॉपर्टी की हो, सारी चीज़ें हैं। हलाला नहीं होना चाहिए, महिलाओं के फेवर की ही बात हो गई है। लेकिन अगर हम उन्हीं से क्वेश्चन करते हैं, अगर आप शरिया की बात करते हो तो टोटल ले लो शरिया भाई। टोटल में जैसे सिविल लॉज में आप शरिया इधर की बात मान लेंगे और क्रिमिनल लॉ में नहीं मानेंगे, तो भाई क्रिमिनल सिविल सब में आप शरिया को लागू कर दीजिए। या तो ये आधा अधूरा नहीं होना चाहिए ना। अगर एक देश एक विधान कि ये होना चाहिए, ये मेरा शुरू का मत है कि यूसीसी बहुत सही है। उत्तराखंड में लागू भी हो गया है, अब हमारे ख्याल से यूपी में होगा, जहाँ तक होना चाहिए। अब सक्सेस होगा तो लोकसभा से होगा, और ये बहुत सही चीज़ है यूसीसी, इसमें किसी का विरोध नहीं होना चाहिए। लेकिन मुस्लिम्स बार बार इस चीज़ को क्यों विरोध कर रहे हैं? क्या कुछ कंजर्वेटिव्स लोग हैं जो अब देखिए, हमारे ख्याल से जो अभी भी जो पढ़े लिखे मुस्लिम होंगे, अच्छे मुस्लिम होंगे, वो विरोध नहीं करेंगे। अब कर रहे हैं तो वो राजनीति की बात है। उत्तराधिकार पे कर रहे हैं, प्रॉपर्टी के राइट्स पे कर रहे हैं कि वो महिलाओं को बराबर का अधिकार नहीं देंगे हम? देना चाहिए। यूसीसी में महिलाओं को ये समय जो है महिलाओं का है। महिलाओं को हम 50% हैं, आगे आना चाहिए। इसमें किसी भी वर्ग के हों, किसी भी जाति के हों, तो ये उनके हक के लिए यूसीसी है। और इनको जो पढ़े लिखे मुस्लिम समुदाय के हमारे भाई बहन, उनको आगे आना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए अच्छी चीज़ों को। इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। और अगर आप जो रिजिड लोग हैं तो उनसे कहना है कि आप क्रिमिनल लॉ में भी यूसीसी लागू वो करके देखिए, शरिया लॉ, कि भाई हाथ के बदले हाथ, और जो भी करेंगे उसमें तो पत्थर मार के होता है, संसार होता है, फिर उसको भी लीजिए। तो ये आधा अधूरा नहीं चलेगा। हमारे जो मौलवी लोग हैं जो बात करते हैं, उनके हमारा निवेदन है कि थोड़ा सा सोचें, ज़माना बदल रहा है, उसके हिसाब से काम करें। कुछ और लोग बात करते हैं। आपसे वही सब जानना चाहेंगे, ये जो विरोध हो रहा है क्या पॉलिटिसाइज किया जा रहा है इसको लेकर के, या इसमें थोड़ा सा होमवर्क और होना चाहिए? नहीं, डॉक्टर लोहिया ने इसका बड़ा सवाल उठाया था, और इलेक्शन में उनसे कन्नौज के लोग कहने गए थे कि अगर आप हमें इस तरीके की बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो हम लोग आपको वोट नहीं देंगे। तो बड़ा पुराना कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, जो तमाम और बड़े सोशलिस्ट लीडर्स थे उन्होंने भी ये बात कही है। और ऐसा लगता है कि जो इंडियन कंटेक्स्ट है उसमें जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। महिलाओं के जो अधिकारों की बात तो वो कर रहे हैं, दूसरे देशों से जो तुलना करते हैं, उस तरीके से यहाँ अभी उस तरीके से महिला जो है वो सुरक्षित, सम्मानित दिखाई नहीं पड़ रही है। रोज़ हमले हो रहे हैं, रोज़ उनके साथ दुनिया भर की बातें हो रही हैं। तो ये है कि उनको सामने लाया जाए, उनको मजबूत बनाया जाए, उनको जो है वो रोज़गार मिले, शिक्षा मिले, इसलिए ज़रूरी है। आपसे जानना चाहेंगे, क्या इससे सामाजिक ताने बाने पर बहुत फर्क पड़ेगा? मुझको ऐसा नहीं लगता है कि इस पे सामाजिक ताने बाने पे बहुत फ़र्क पड़ेगा, और अगर पड़ेगा भी तो शायद पॉजिटिव फ़र्क पड़े। अगर महिलाओं को हर रिलीजन में, हर वर्ग की, हर सेक्शन की महिलाओं का ही बेसिकली जो है इससे उत्थान होगा, उनके अधिकारों की जो है वो मजबूती प्रदान होगी। तो मुझे लगता नहीं है कि अगर सामाजिक ताने बाने पर कोई बहुत ज़्यादा मेजर फ़र्क पड़ने वाला है, और जो पड़ेगा भी वो पॉजिटिव होगा, शायद अच्छा ही होगा। तो विपक्ष बार बार इस पर सवाल क्यों उठा रहा है? विपक्ष के सवाल जो हैं उनके कारण क्या है? अगर हमारा अपना मानना ये है कि वो मूल रूप से राजनीतिक कारण है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर आप बात देखिए तो ये जो है बातें कांग्रेस के राज में भी की जाती थी। ऐसा नहीं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बातें नहीं हो रही थी। ये फैक्ट कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की परिकल्पना हमारे संविधान में ही हो गई, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये कोई नया कंसेप्ट है, क्योंकि अभी लागू हो रहा है और विपक्ष है, तो विपक्ष को जो है कुछ सवाल उठाने हैं। हाँ, इसके समावेशी चरित्र को लेकर के बार बार कांग्रेस या समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है कि आप टारगेट कर रहे हैं एक वर्ग विशेष को। हमारा थोड़ा सा विपरीत मत है। हमारा तो ये मत है कि देश हित में ये लागू तो होना चाहिए, लेकिन किसके लिए लागू हो रहा है? हमारे लिए, जनता के लिए, देश के लिए। और अगर देश का बहुत बड़ा तबका इसको अभी समझ नहीं पा रहा, तो मेरा कहना है कि थोड़ा सा समय लेकर इसको अगर और प्रचार प्रसार के जरिए उस तबके को भी कन्विंस कर लिया जाए कि इसके ये फायदे हैं। हमें तो लगता है, मेरा व्यक्तिगत, कि फायदे हैं और देश के लिए ज़्यादा जरूरी भी हैं, क्योंकि समय आगे बढ़ गया, समय के साथ देश को भी चलना चाहिए। अगर इस तरह के चीज़ें सिर्फ विवाद में ही हम बने रहेंगे
कि धर्म के नाम पे, इससे धर्म का अलग मत है। धर्म एक अलग चीज है और ये देश हित में जो होने की है। लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर विरोध है तो जरा उसे एड्रेस कर लिया जाए, थोड़ा समय ले लिया जाए, इसके बाद अगर लागू किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि किसके लिए? हम ही आपके लिए लागू हो रहा है, हमारे देश के लिए। अगर उस देश में दो मत आ रहे हैं तो उसे उस मत को थोड़ा सा एड्रेस कर लिया जाए। अगर विपक्ष भी कोई बात कह रहा है तो अगर उसको और थोड़ा समय लेके बहस हो जाए, इसमें से पॉजिटिव चीजें ही निकलती हैं बहस से। सिर्फ इसलिए कि विपक्ष कह रहा है इसलिए हम नहीं सुन, तो ये भी मेरा मतलब ये है। क्योंकि फिर उससे फिर लोकतंत्र की भी बात, विपक्ष भी हमारा पार्ट है। तो मेरा कहना कि लागू करना उचित है, लेकिन ऐसा ना लगे कि हम फोर्सफुली लागू कर। तो कानून के जानकार ये कहते हैं कि यूसीसी का जो बिल आया है वो समाज के सभी हिस्सों के लिए अच्छा है। बस ज़रूरत इस बात की है कि इसके लिए थोड़ा समय दिया जाए ताकि समाज के सभी वर्गों के लोग इसे समझ सके, जान सके कि इसकी खूबियाँ क्या हैं, इसके प्लस माइनस पॉइंट्स क्या हैं। दिनेश सिंह, TV9 UP, प्रयागराज।